स्टूडेंट और एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपके साथ में हूं और देखना पड़ेगा कि मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट में आप देखते हैं कभी मनी की सप्लाई ज्यादा है, कभी मनी की सप्लाई कम है, कभी एक जैसा रेशियो नहीं होता है कि मार्केट में मनी की सप्लाई हमेशा एक जैसी बनी रहे। आखिर क्या रीजन है इसके पीछे कि मार्केट में मनी की सप्लाई हमेशा एक जैसी रहती है, सारी चीजें एक जैसी रहती हैं? देखिएगा जरा, अगर हम मनी की सप्लाई की बात करें मार्केट में और उसके अप एंड डाउन्स की बात करते हैं तो एक वर्ड निकल करके सामने आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में हम मुद्रास्फीति कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन है क्या, आखिर क्यों मार्केट में आती है। और हम आपको बता दें कि जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी भी आप लोगों ने पढ़ी है, जो भी आरबीआई के मेजरमेंट्स पढ़े हैं मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, वो सारे के सारे जो मेजरमेंट है वो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए बनाए जाते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। कुछ कंटेंट्स को हम कवर अप करेंगे इसके अंतर्गत। देखिएगा जरा, डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, न्यू WPI सीरीज, measurement, measure to contain inflation, hyperinflation, stagflation, disinflation, reflation, एकफ्लेशन। और इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और ऐड कराऊंगा, रिसेशन, जिसको कि आर्थिक मंदी कहते हैं। और इन सारी चीजों का डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे, इन्फ्लेशन के चैप्टर में करेंगे। कैसे क्या क्या चीजें हुई आइए देखते हैं। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है क्या? देखिए जो डिफिनेशन दी गई है इसमें, इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज मेजर्ड एज एन एनुअल परसेंटेज इंक्रीज एज इन्फ्लेशन राइज every rupee you own buys a smaller percentage of a good of services. The value of a rupees does not stay constant when there is a inflation. The value of a rupee is observed in terms of purchasing power. क्लियर है कि इन्फ्लेशन वो कंडीशन है जब वस्तुओं के जो मूल्य हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। आखिर वस्तुओं के मूल्य बढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीजन है कि वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं? जरा सा हम आपको एक चार्ट पर लाना पड़े चाहेंगे तुरंत इस साथ में ही। देखिएगा जरा, चार्ट पर समझते हैं हम जरा कि इन्फ्लेशन जो है वो आखिर क्या है और कैसे आती है। देखिए, इन्फ्लेशन इज ए कंडीशन व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज इन द मार्केट। इन्फ्लेशन वो कंडीशन है जब मार्केट में मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाती है। हिंदी में इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। स्फीति का मतलब किसी चीज का फैलाव, किसी चीज का बढ़ते जाना। तो मार्केट में जब मुद्रा की स्फीति हो जाती है, यानी मनी का इन्फ्लेशन बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, यही इन्फ्लेशन कहलाता है। और मनी की सप्लाई जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यही इन्फ्लेशन कहलाएगा। अब देखिए जरा, मनी की सप्लाई बढ़ क्यों रही है, जो मनी की सप्लाई है ये आखिर बढ़ क्यों रही है? रीजन है इसके, दो रीजन पर हम दे सकते हैं मनी की सप्लाई कैसे बढ़ रही है। समझेंगे हम यहाँ पर कि जो मनी की सप्लाई है वो क्यों और कैसे बढ़ रही है। दो रीजन है मनी की सप्लाई के बढ़ने के, कि दो क्या कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ रीजन जो है वो सामने हम आपको दिखा देते हैं कि मनी की सप्लाई कैसे बढ़ रही है। सपोज करिए 6 पे कमीशन आया, 6 पे कमीशन। अब जब 6 पे कमीशन आया तो मनी की सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। जाहिर सी बात है, लोगों के पास मुद्रा बढ़ गई, इससे भी कंडीशन इन्फ्लेशन आने की। सपोज डेप्ट वेवर, सपोज करिए अगर आपने गवर्नमेंट से, जैसे हम आपसे बात करें बजट 2009-10 की बात करते हैं, तो किसानों ने जो 75,000 करोड़ का ऋण ले रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उस ऋण को माफ कर दिया गया। अब वो 75,000 करोड़ रुपीस कहाँ आ गए, मार्केट में आ गए और मार्केट में इन्फ्लेट कर गए। इसके साथ साथ सपोज करिए कि प्रोडक्शन कम हो जाता है। किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन कम हो जाता है
तो प्रोडक्शन कम होने से भी मार्केट में क्या आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है। हमने यहाँ आपको बताया कि मनी की सप्लाई बढ़ रही है, 6 पे कमीशन जैसे आ गया, डेप्ट वीवर आ गया, डेप्ट वीवर हो गया, या किसी और तरीके से इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, उससे मनी इंडिया आ रही है। और साथ ही साथ में क्या चीज कंडीशन बन के आ रही है कि प्रोडक्शन मार्केट में कम हो गया है, या जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्ट नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन आता है। तो मनी की सप्लाई इस तरीके से बढ़ रही है। और देखेंगे हम यहाँ पर कि मनी की सप्लाई तो बढ़ गई। अब मार्केट में जब मनी की सप्लाई बढ़ गई तो दो कंडीशन बनेंगे। हमारे पास जब मनी होगी, पैसा होगा हमारे पास, तो हम प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे, प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देंगे। और जब हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो मनी जो है, मार्केट में प्रोडक्ट एक लिमिटेड साइज में है। अगर लोगों के पास एकदम से पैसा बढ़ता है तो मार्केट में उस प्रोडक्ट को तुरंत नहीं पूरा किया जा सकता है, उसकी कमी को तुरंत पूरा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम परचेजिंग पावर को अपनी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एक चीज हमेशा याद रखने वाली बात है कि इन्फ्लेशन वो कंडीशन है जब मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और जो प्रोडक्शन है आपका, जितना भी प्रोडक्शन है उस साइज में नहीं बढ़ पाता है और आदमी की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ जाती है, यानी कि क्रय शक्ति क्षमता। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है क्रय शक्ति क्षमता। अगर आदमी की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ जाती है, उससे क्या कंडीशन बन के आती है आपके सामने कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ी है उससे लोग ज्यादा लगातार वस्तुओं को खरीदते हैं, जिससे उस वस्तु की मार्केट में कमी हो जाती है और उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, उसके रेट्स होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो देखिए, जब मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ी, अगर मनी की सप्लाई बढ़ेगी, अगर जो मैं बोल रहा हूं उस पर थोड़ा सा हम ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हो सकता है विजिबिलिटी की वजह से बोर्ड पर हम बहुत क्लियर ना आ पाए। तो जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। तो मार्केट में मनी की जो सप्लाई है वो बढ़ गई, सपोज करिए बढ़ गई। अब इसमें पहली कंडीशन क्या बनेगी, द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। जो मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगी, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। और जो सेकंड सिचुएशन बनेगी, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो दो कंडीशन निकल के हमारे सामने आई कि जब मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी या मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशन बनेगी, तो दो कंडीशन होगी। जो मनी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप लोगों में मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो अपने सिटी से बाहर आके यहाँ पर शहर में आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। सपोज करिए अभी आप हर हफ्ते वीकली अपने घर जाना शुरू कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी घर में। और यही 8 से 10 महीने के बाद जब आप घर जाते हैं तो आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है कि अरे मेरा बच्चा इतना टाइम के बाद आया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आप घर पर ज्यादा जा रहे हैं, यानी ज्यादा जा रहे हैं, तो आपकी वैल्यू कम है, और जब आप घर पे कम जा रहे हैं तब आपकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो सेम कंडीशन यहाँ है, मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ी हुई है तो मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो कम हो गए हैं तो प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो सिंपल सी डिफिनेशन है इन्फ्लेशन की कि मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी और प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। दैट इज द इन्फ्लेशन। ये एक इन्फ्लेशन की कंडीशन आपके सामने आ रही है। मेन स्लाइड पे आते हैं हम लोग। देखिए स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के स्टेज क्या होते हैं, कैसे कैसे इन्फ्लेशन जो है वो वर्क करती है। डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इंटेंसिटी ऑफ इन्फ्लेशन देयर आर सेवरल स्टेजेस, नेमली क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन जिसमें वॉकिंग और रनिंग आ जाती है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीपिंग, रनिंग, वॉकिंग, गैलोपिंग, इन सारी इन्फ्लेशन को हम आपको फिर से एक बार चार्ट पर यहीं पर शो करना चाहेंगे। हम आएंगे उसी चार्ट पर वापस आएंगे, देखिएगा जरा, हम सेम चार्ट पर आना चाहेंगे। और क्रीपिंग इन्फ्लेशन की अगर हम बात करेंगे, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग
गैलोपिंग और हाइपर। जो मैं कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करिएगा। क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीपिंग की अगर हम बात करेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए बच्चे की एक स्टेज है, एक छोटा सा बच्चा है, वो सबसे पहले क्या करना शुरू करता है, रेंग के चलना, घुटने के बल चलता है, रेंगता हुआ चलता है। उसके बाद वो खड़ा होता है, चलना शुरू करता है, वॉकिंग करता है। उसके बाद वो दौड़ना शुरू करता है, रनिंग शुरू कर देता है, और उसके बाद वो गैलोपिंग करना शुरू करता है। गैलोपिंग का मतलब उछल उछल के चलना। घोड़ा जो होता है, हॉर्स की अगर हम बात करें, हॉर्स की जो चाल होती है उसे गैलोपिंग कहते हैं। हॉर्स जिस हिसाब से चलता है उछल उछल करके, टापों के बल वो जो चलता है उसको गैलोपिंग कहते हैं। उसी आधार पर गैलोपिंग इन्फ्लेशन बनी हुई है। और हाइपर इन्फ्लेशन समझिएगा जरा, जब इन्फ्लेशन लेस देन 2%, जब इन्फ्लेशन रेट 2% से नीचे होगा तो वो आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक चीज डिसाइड की हुई है कि इंडिया जैसे कंट्री के लिए 3.5% तक का इन्फ्लेशन जो है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है। और ये इन्फ्लेशन हमेशा इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज बेटर फॉर द इकोनॉमी, और ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो आप उसमें क्रीपिंग इन्फ्लेशन पर आंसर लगाएंगे। क्योंकि जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है वो हल्की सी इन्फ्लेशन बढ़ती हुई है, और इन्फ्लेशन एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी एज है इकोनॉमी की जिसमें मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ती है, लोगों के पास रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं। यानी एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किस टाइम पर होता है, जब आपकी क्रीपिंग इन्फ्लेशन चल रही होती है। इन्फ्लेशन के टाइम में एम्प्लॉयमेंट हमेशा ज्यादा होता है। देखिए कंडीशन, तो जब लेस देन 2% है और इंडिया के कांस्टेंट पे आरबीआई ने क्या किया है 3.5% अकॉर्डिंग टू आरबीआई। ठीक है। अब अगर हम वॉकिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो वॉकिंग इन्फ्लेशन आपका 2% to 4%। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन का रेट 2% से 4% के बीच में निर्धारित किया जा रहा है, या 2% से 4% के बीच में है, तो वो इन्फ्लेशन क्या कहलाएगा, आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन कहलाएगी। और रनिंग की अगर हम बात करें तो 4% to 8%। 4% से 8% के बीच में जब भी इन्फ्लेशन रेट होगा वो आपका रनिंग इन्फ्लेशन कहलाएगा। और गैलोपिंग की एक कंडीशन बनती है, सपोज करिए आज इन्फ्लेशन 10% पर है, कल आपका 20% पर हो गया, फिर आपका 200% पर हो गया। यानी अगर उछल उछल कर इन्फ्लेशन बढ़े तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी गैलोपिंग इन्फ्लेशन की कंडीशन कहलाएगी। देखिएगा जरा, आज हमारा इन्फ्लेशन रेट 10% पर है, कल 20% पर पहुंच जाए, और परसों आपका यानी 2 दिन बाद वो इन्फ्लेशन रेट 200% पर पहुंच जाए, 200% तक पहुंच जाए, तो ऐसी कंडीशन आपकी कौन सी कहलाएगी, गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहलाएगी। और हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन याद रखिएगा, जब भी 3 डिजिट में इन्फ्लेशन आ जाए 100% और अबव, अगर 100% या उससे ज्यादा इन्फ्लेशन निकल जाए तो वो कंडीशन आपकी गैलोपिंग, आपकी हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन कहलाती है। एक बार फिर से हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन लेस देन 2%, अगर 2% से कम इन्फ्लेशन होगी तो क्या कहलाएगी, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाएगी। भारत के लिए या इंडिया के लिए जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है कि 3.5% तक की जो इन्फ्लेशन होगी वो आपकी कौन सी इन्फ्लेशन कहलाएगी, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाएगी। एंड क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज ऑलवेज गुड फॉर द इकोनॉमी। क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो होती है वो इकोनॉमी के लिए हमेशा क्या होगी, अच्छी होगी, बेहतर मानी जाती है। वॉकिंग की अगर हम बात करें तो 2% to 4% इन्फ्लेशन इज नोन एज वॉकिंग इन्फ्लेशन। रनिंग की बात करें 4% to 8% इज नोन एज वॉकिंग इन्फ्लेशन। और अगर हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो व्हेन इन्फ्लेशन रेट इज राइज्ड लाइक 10%, 20% and then 200%, this situation is known as galloping inflation. And if we are talking about the hyperinflation, it means the 3-digit inflation is always known as the hyperinflation, like 100% or above is known as hyperinflation. Now come back to the main point. अब हम अपनी पुरानी स्लाइड पर वापस आते हैं और देखते हैं क्या चीजें हैं। तो ये स्टेजेस आपकी कंफर्म हो गई, कौन कौन सी स्टेजेस इन्फ्लेशन की होती हैं। अब हम देखते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन,
ट्रॉटिंग, गैलोपिंग, हाइपर, इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन हो चुका है, क्या क्या चीजें हैं ये। देखिएगा एक चीज और याद रखिएगा कि ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन जो वर्ड यूज किया गया, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, ट्रॉटिंग में दो चीजें मिलकर के आती हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन और रनिंग इन्फ्लेशन को मिलाकर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन एंड रनिंग इन्फ्लेशन इज नोन एज ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। तो कभी भी आपसे एग्जाम में ट्रॉटिंग के बारे में पूछा जाए तो आप वॉकिंग और रनिंग पर अपना साइन करेंगे। क्लियर? अब आ जाते हैं हम डिफरेंस बिटवीन गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। तो आप बिल्कुल सिंपल सा समझ लीजिए, जब गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो राइज कर रही है किस टाइप से, 10%, देन 20%, देन 200%। लेकिन 200% अगर इन्फ्लेशन आ जाता है किसी भी कंट्री में तो ये 3 डिजिट में है, और जब भी इन्फ्लेशन 3 डिजिट में पहुंचता है वो कौन सी कंडीशन होती है? हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन फाइनली कहां तक पहुंच जाती है? किस जगह तक पहुंच जाती है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन तक पहुंच जाती है। क्लियर एवरीवन? नाउ काजेस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का कारण क्या? क्यों इन्फ्लेशन आ रहा है? क्या काज है इसके कारण क्या है? तो दो तरह के कारण यहां दिखाए गए हैं, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर समझ लीजिए, किसी भी जगह आप गए होंगे तो वहां डोर लगा हुआ होता है, डोर पे लिखा होता है, एक तरफ पुल लिखा रहता है, एक तरफ पुश लिखा रहता है। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ पुल है और एक तरफ पुश है। यानी कि पुल मतलब होता है खींचना, अपनी तरफ खींचिए। तो जब हम अपनी तरफ से खींच रहे हैं तो जो सामने वाला है उसके लिए वो कंडीशन क्या बन जाएगी? पुश की कंडीशन बन जाएगी, यानी दबाना। ठीक है? तो दो तरह की इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कास्ट पुश इन्फ्लेशन। देखिए क्या, हम इसे आपको चार्ट के द्वारा समझाएंगे इसको। देखिएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सपोज करिए मार्केट में 100 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट है और इसको खरीदने वाले 1000 लोग हैं, 1000 पीपल। ये इसको परचेज करना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं। समझिए, देखिएगा तो सामने गौर से, मार्केट में 100 प्रोडक्ट है और इस 100 प्रोडक्ट को खरीदने वाले 1000 लोग हैं, और ये मिलेगा कितने लोगों को? 900 लोगों को मिलेगा। कितने लोगों को मिलेगा? 100 लोगों को मिलेगा, और 900 लोग ऐसे होंगे जिनको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 100 लोगों को मिलेगा ये। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि डिमांड पुल हो गई है, डिमांड को बढ़ा दिया गया है, डिमांड यहां बढ़ा दी गई है, और जब डिमांड बढ़ गई है तो इन प्रोडक्ट्स के रेट क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, क्योंकि परचेज करने 1000 लोग हैं, 1000 लोग इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, लेकिन मिलेगा सिर्फ 100 लोगों को। ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? इसके रेट बढ़ जाएंगे। तो जब कभी भी किसी प्रोडक्ट के रेट हमारे आपकी डिमांड की वजह से बढ़ जाए तो ऐसी कंडीशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब हमारी और आपकी डिमांड की वजह से मार्केट में महंगाई आ जाए तो ऐसी कंडीशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाएगी। सेकंड पर हम आते हैं, सेकंड जिसकी हमने बात की थी आपसे, वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या थी? हमने डिमांड बढ़ाई मार्केट पे, प्रोडक्ट के रेट बढ़ गए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है समझिए जरा। सपोज करिए कि ये शुगर केन है। क्या है? शुगर केन है, गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल है। अब सपोज करिए ये जो गन्ने की फसल है, शुगर केन का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ इस बार हमारी इकोनॉमी में, शुगर केन का प्रोडक्शन नहीं हुआ। अब इस शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो जो शुगर है, शुगर में जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ जाएगा। जब किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो उस प्रोडक्शन ना होने की वजह से मार्केट में जो भी शुगर होगी उसके प्राइस क्या हो जाएंगे? अपने आप हाइक हो जाएंगे। ऐसी इन्फ्लेशन जब आती है मार्केट में तो वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाती है। कॉस्ट इफेक्टिव इन्फ्लेशन है। आप सीधा देख रहे हैं कि ये जो शुगर केन है इसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है।
अगर प्रोडक्शन होता तो ऐसी कंडीशन, यहाँ पर डिमांड नहीं बढ़ी है, शुगर आदमी उतना ही खा रहा है, डिमांड बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, लेकिन फिर भी मार्केट में इसके प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या कहला रही है हमारी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाती है। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड हम मार्केट में ज्यादा बढ़ा दें और उसको ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदने की कोशिश करें, तब जो इन्फ्लेशन आएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और अगर किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ही ना हो, उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर एवरीवन? आइए बैक साइड पर अपने आप में देखिएगा कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या क्या है? सबसे पहला आ रहा है यहाँ पर वेज इन्फ्लेशन। दिस इज अ टिपिकल सिचुएशन इन विच डिमांड इज मोर एंड सप्लाई लेस, commonly referred to as the demand pull. Appearance of excess demand inflation. When wage inflation occurs, the price for the product or services increase, the leading into the situation known as demand pull. As example of the would be the dramatic change in the economy during war. देखिए, जब भी कभी वॉर होता है, कोई लड़ाई होती है, ऐसे टाइम में क्या होता है कि हमें लेबर जो होता है उनकी जरूरत ज्यादा पड़ती है और उस सिचुएशन में बाहर से आने वाली सप्लाई भी काफी मात्रा में रुक जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो इन्फ्लेशन बढ़ती है वो आपकी कौन सी कहलाती है? वेज इन्फ्लेशन कहती है। वेज आपकी मजदूरी से रिलेटेड इन्फ्लेशन है और ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही है जैसा कि इस डिफिनेशन में डिफाइन किया गया है। वॉर की कंडीशन में जो सप्लाई बेसिकली रुक जाती है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है, दैट इज कॉल्ड वेज इन्फ्लेशन। टिपिकल कंडीशन है इकोनॉमी की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन, कॉमनली नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस इन्फ्लेशन। दिस अकर्स व्हेन बिजनेस एंड इंडिविजुअल राइज देयर प्राइस रिस्पेक्टिवली टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। ऑन अ साइड नोट, प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग इकोनॉमिक डिप्रेशन और फाइनेंशियल ड्रॉप्स। देखिए, यहां पे ये कह रहा है कि कोई भी बिजनेसमैन जब अपने प्रॉफिट के हिसाब से उसके रेट्स को बढ़ाता चला जाता है, किसी भी चीज के रेट्स बढ़ाता है, तो जो इन्फ्लेशन आएगी वो आपकी प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन कहलाएगी। वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से रेट बढ़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग पावर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये भी हम आपको पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, देखिए इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखिएगा, ऑलमोस्ट एवरीवन थिंक इन्फ्लेशन इज इविल बट इट इज नेसेसरी सो। सभी लोग समझते हैं कि इन्फ्लेशन एक टाइप की राक्षस है कि सबको जकड़ देगी अपने जाल में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई जगह ऐसा नहीं होता है। इन्फ्लेशन अफेक्ट डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। It also depends on whether inflation is anticipated or unanticipated. देखिए जरा कंडीशन हम आपको दिखाना चाहेंगे। इफेक्ट देखिए कैसे समाज पे इफेक्ट डाल रहा है। हमारे समाज के तीन बड़े वर्ग हैं। अगर इन्फ्लेशन की हम बात करें, समाज के तीन बड़े वर्ग। सबसे पहला फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट और तीसरा सर्विस। देखिएगा, इन्फ्लेशन का सबसे बुरा इफेक्ट इन तीनों में से किसके ऊपर पड़ता है? समझिएगा, फार्मर पे सबसे बुरा असर पड़ेगा कि इंडस्ट्रियलिस्ट पे सबसे बुरा असर पड़ेगा कि सर्विसमैन के ऊपर इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा? ये एक बार में देखना पड़ेगा। देखिएगा जरा, फार्मर की अगर हम बात करते हैं तो सपोज करिए हम मस्टर्ड ऑयल का एग्जांपल लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल, हम यहां पर मस्टर्ड ऑयल की जो घर में सबसे ज्यादा यूज होता है, मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं। सपोज करिए कि कोई मस्टर्ड ऑयल 1 लीटर पे बात कर रहे हैं, 1 लीटर पे बात कर रहे हैं यहां पर। अब 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल पहले 80 रुपए का था। 1 लीटर जो मस्टर्ड ऑयल है पहले 80 रुपए का था। इन्फ्लेशन आया, प्रोडक्ट के प्राइस क्या कर गए? इंक्रीज कर गए। इन्फ्लेशन जब भी आएगा प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो ये 80 रुपए से बढ़ करके 100 रुपए हो गया।
देखिएगा यहाँ पर बहुत क्लियर समझना पड़ेगा हमें कि प्रोडक्ट का प्राइस 80 रुपए था, 80 रुपए से बढ़ के ये प्राइस कितने पे पहुंच गया, 100 रुपए पे पहुंच गया। अब देखिएगा जरा, तो यहाँ तो इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट हो गया, इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट हमें साथ दिख रहा है कि 80 का प्रोडक्ट 100 पे पहुंच गया। अब इस मस्टर्ड ऑयल के लिए मस्टर्ड कौन प्रोवाइड करा रहा है, फार्मर। मस्टर्ड हम मैक्सिमम यही सोचते हैं कि इन्फ्लेशन जब आएगा तो किसान बेचारा गरीब हो जाएगा, भुखमरी में आ जाएगा। ये सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, समझिएगा। फार्मर जो है वो मस्टर्ड का प्रोडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, फार्मर मस्टर्ड का प्रोडक्शन कर रहा है। और जब फार्मर मस्टर्ड का प्रोडक्शन कर रहा है तो पहले सपोज करिए ये जो रॉ मस्टर्ड था वो 40 का दे रहा था, अब इसने रॉ मस्टर्ड 60 रुपीज का देना शुरू कर दिया। अब देखिएगा फार्मर भी प्रॉफिट में आ गया। 60 रुपए का जो 40 रुपए का मस्टर्ड देता था उसने 60 रुपए का देना शुरू कर दिया। तो मस्टर्ड में की वजह से ये फार्मर भी प्रॉफिट में आ गया। लेकिन फार्मर हमारे यहाँ परेशान क्यों है, हम आपको एक रीजन बता दें। क्योंकि मैक्सिमम जो फार्मर इंडिया का है वो मजदूर है। जो मैक्सिमम फार्मर इंडिया का है वो क्या है, लेबर है। वो दूसरे के खेतों पे जाके काम करता है, उसका अपना खेत नहीं है। और जिन किसानों का अपना खेत है वो निश्चित रूप से फायदे में है। पंजाब की अगर बात कर लीजिए, जो किसान है मैक्सिमम उनका अपना खेत है, वो अपने फायदे में। और भी टूल्स है जो वो यूज करते हैं। बुंदेलखंड और विदर्भ और तेलंगाना की अगर बात करें तो ये वो एरिया इंडिया में है जो कहीं ना कहीं सूखे रहते हैं। वहां के किसान सफर करते हैं वहां की वेदर सिचुएशन की वजह से। दैट इज द रीजन। इसी वजह से अगर हम विदर्भ की बात करें, महाराष्ट्र के, तेलंगाना की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश के जो अलग होने की बात हो रही है तेलंगाना, और हम बात करें अगर बुंदेलखंड की यूपी में, ये वो एरिया है जो बिल्कुल सूखे रहते हैं। यहाँ के जो किसान है वो मैक्सिमम सुसाइड करते हैं। रीजन सिर्फ इतना है कि यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो ऐसी है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये दो लोग प्रॉफिट में आ गए। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इन्फ्लेशन बढ़ा और सैलरी भी आपकी तुरंत बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हो गया है कि ये सर्विसमैन, इसकी सैलरी तो 5000, सपोज करिए इसकी सैलरी 5000 है। अब इसी 5000 में ये 80 रुपए का पहले परचेज कर रहा है और इन्फ्लेशन आने पर इसी 5000 में वो अब 100 रुपए का परचेज कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो बुरा इफेक्ट इन्फ्लेशन का हमें किसके ऊपर पड़ रहा है, सर्विसमैन का। कहीं ना कहीं फार्मर और इंडस्ट्रिस्ट प्रॉफिट में है। जो सबसे बैड इफेक्ट पड़ रहा है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, सर्विसमैन के ऊपर ही इसका सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, हम इस स्लाइड पर आते हैं। तो ये इफेक्ट रहा इन्फ्लेशन का, कि इफेक्ट जो इन्फ्लेशन का किस किस पार्ट पर कैसे कैसे पड़ रहा है। अब आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। बहुत आप लोगों ने सुना होगा WPI, CPI पे भी मेजरमेंट हो रहा है, WPI पे भी हो रहा है। तो हमें एक बार इस मेजरमेंट को समझना पड़ेगा कि ये मेजरमेंट है क्या। हम मेन स्लाइड पे आना चाहेंगे। एक चार्ट के द्वारा हम आपको ये शो करना चाहेंगे कि ये चीजें हैं क्या आखिर। मेजरमेंट बेसिकली इंडिया में जो इन्फ्लेशन है उसका मेजरमेंट दो चीजों का किया जा रहा है, एक WPI पर और दूसरा CPI पर। इन्फ्लेशन का जो मेजरमेंट है वो इंडिया में दो तरीके से किया जा रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। किस पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम आपको समझाना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन आखिर निकाली कैसे जाती है, क्या तरीका होता है इन्फ्लेशन को निकालने का। देखिएगा जरा, सपोज करिए आज हम एक डेट मान ले रहे हैं। सपोज करिए 2 Feb 2013 को किसी 10 प्रोडक्ट का रेट 100 रुपए, और इसी प्रोडक्ट यानी 2 Feb 2014 को इन्हीं 10 प्रोडक्ट का रेट 105 रुपए हो जाता है। तो ये कितना परसेंट इंक्रीज की है, जो इंक्रीज हुआ है वो 5% का इंक्रीज हुआ है। तो हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कितनी कहलाएगी, 5% कहलाएगी। समझिएगा जरा, सपोज करिए 2 जनवरी 2013 को किसी 10 प्रोडक्ट का रेट 100 रुपीज है और 2 फरवरी 2014 को ही सीधे एक साल के बाद इन 10 प्रोडक्ट का रेट 105 रुपीज हो जाता है। तो जो इनके बीच का गैप आया 5%, यानी कि इन्फ्लेशन हमारी कितनी है, 5% है यहाँ पर। समझिएगा जरा एक चीज। चलिए देखते हैं
WPI की अगर हम बात करें, पहले हम थोड़ा सा WPI पर आपका फोकस करना चाहेंगे। WPI का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल पर बेस पर प्राइसिंग की जा रही है। तो देखिए क्या है WPI, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम पॉइंट वाइज इसकी बात करें तो इसमें 676 प्रोडक्ट है। कितने प्रोडक्ट्स हैं? 676 प्रोडक्ट है। 676 प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट भी 3 पार्ट में डिवाइड है। प्रोडक्ट्स 3 पार्ट में डिवाइड है, जिनमें प्राइमरी आर्टिकल, सेकेंडरी आर्टिकल और मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल, 3 पार्ट में डिवाइड है। फिर से देखिएगा एक बार, नोट करिएगा इसे। WPI को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 676 प्रोडक्ट है तो WPI के प्रोडक्ट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी आर्टिकल, सेकेंडरी आर्टिकल और मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल। देखिए कितना। प्राइमरी आर्टिकल में 102 प्रोडक्ट आते हैं, सेकेंडरी आर्टिकल में आपके 19 प्रोडक्ट आते हैं और मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल में आपके 555 प्रोडक्ट्स आते हैं। आप इनको काउंट करेंगे तो यही वैल्यू निकल करके आएगी, 676 की वैल्यू निकल करके आएगी। देखिएगा प्राइमरी आर्टिकल में आपके प्रोडक्ट्स कौन से आते हैं? फूड एंड नॉन फूड एग्रीकल्चर आर्टिकल्स, फूड एंड नॉन फूड एग्रीकल्चर आर्टिकल। सेकेंडरी आर्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका फ्यूल एंड एनर्जी, फ्यूल एंड एनर्जी। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल की बात करें तो इसमें तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। फिर से समझिएगा, 676 प्रोडक्ट है, प्राइमरी आर्टिकल में 102 प्रोडक्ट, सेकेंडरी आर्टिकल में 19 प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल में 555 प्रोडक्ट्स। प्राइमरी आर्टिकल में आपके फूड एंड नॉन फूड एग्रीकल्चरल आइटम आएंगे, सेकेंडरी आर्टिकल में आपके फ्यूल एंड एनर्जी आ जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल में 555 प्रोडक्ट्स आपके आ जाएंगे। दैट इज द कंडीशन। अब एक चीज यहां देखना पड़ेगा हमें, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट आ रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे बात करें, एक आम आदमी महंगाई कब महसूस करता है? जब फ्रिज, टीवी, एसी के दाम बढ़ते हैं कि दाल चावल रोटी के दाम बढ़ते हैं। तो आपका भी आंसर यही होगा, जब दाल चावल रोटी के दाम बढ़ते तो एक आम आदमी महंगाई महसूस करता है। लेकिन यहाँ पर फूड के आर्टिकल्स बहुत कम है, सबसे ज्यादा जो आर्टिकल है वो मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल है। और हम आपको बता दें कि वर्ल्ड के केवल 35 कंट्रीज हैं जो WPI पर इन्फ्लेशन को काउंट कर रहे हैं, अदरवाइज वर्ल्ड के जितने कंट्री हैं वो सब CPI पर इन्फ्लेशन को काउंट कर रहे हैं। एक चीज का यहाँ और ध्यान रखना है कि इंडिया भी आने वाले टाइम में CPI पे ही इन्फ्लेशन को काउंट करेगा। एट प्रेजेंट भारत में WPI और CPI दोनों पे इन्फ्लेशन काउंट हो रही है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन किस पर काउंट हो रही है इंडिया में, तो आप आंसर में WPI ही लगाएंगे। काउंट दोनों पर हो रही है, लेकिन अभी यही वर्किंग कर रहा है। CPI पर आने वाले टाइम में पूरी तरह से इन्फ्लेशन बेस्ड हो जाएगा। तो अब CPI क्यों जब WPI है? देखिए पहली चीज, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है और हम सामान जो खरीदते हैं वो होलसेल में नहीं रिटेल में खरीदते हैं। पहली चीज ये समझ लीजिए। तो इसलिए भी ये मेजरमेंट सही नहीं आ पाता है। इसके लिए जो सबसे सही मेजरमेंट आया है वो CPI में आया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें वो सारे प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं। कैसे ऐड हो रहे हैं जरा देखिएगा। पहली चीज तो इसमें सारे फूड आर्टिकल्स हैं, जितने भी फूड आर्टिकल्स होते हैं वो इसमें सारे ऐड किए गए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सारे फूड आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं। इसके साथ साथ हम आपको और बताना चाहेंगे कि हम घर से निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है वो आज की डेट में बढ़ गया है। वो WPI में शामिल नहीं है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका CPI में शामिल है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें तो उसमें शामिल है। अगर हम बात करें तो दिनों दिन डॉक्टर्स की जो फीस है वो बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्राइब रेट है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हेल्थ पर भी जो इन्फ्लेशन आती है, हेल्थ की अगर हम बात करें, हेल्थ सेक्टर में भी जो इन्फ्लेशन हो रही है वो CPI में काउंट होती है, WPI में काउंट नहीं होती है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि एजुकेशन की अगर आप बात करें, आप जब पढ़ने जाते हैं या हम लोग पढ़ने जाते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो फीस है वो दिन ब दिन इंक्रीज करती चली जा रही है। एजुकेशन की फीस क्या है? बढ़ती चली जा रही है। तो एजुकेशन में भी जो महंगाई है वो CPI में काउंट हो रही है, WPI में काउंट नहीं हो रही है। और इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट जितने मैक्सिमम CPI में काउंट है, इसलिए CPI समाज का एक सही आईना दिखा रहा है, ना कि WPI। अब आप ये सोच रहे होंगे
कि हम जल्दी से WPI से CPI पर इन्फ्लेशन को मेजर करना शुरू कर दें। पॉसिबल नहीं है। रीजन इतना है कि अगर हम WPI से सीधे CPI पर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम फेस करेंगे। क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि WPI और CPI के मेजरमेंट में काफी अंतर है। सपोज करिए एट प्रेजेंट की बात करें तो WPI पे इन्फ्लेशन 6.76% चल रहा है और CPI पे जो इन्फ्लेशन है वो 10.75% चल रहा है। ये एक एग्जांपल हमने लिया है 6.76% और 10%। इसका करंट पे कितना रेट चल रहा है या आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं या न्यूज़पेपर में मंथली आता है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो 6.76 और 10.75% ये इन्फ्लेशन रेट WPI और CPI में काफी गैप है। अगर एकदम से हम 6.76 या 10.75% पर आ जाएंगे तो मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन एकदम से ज्यादा दिखाई पड़ेगी, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट उस पर नहीं जा पाएंगे। तो जो इंडिया में हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, WPI पे कर रहे हैं और CPI पे भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इसको मूव करके जब इनके बीच का गैप कम हो जाएगा हम CPI पर आ जाएंगे। क्लियर है एवरीवन? मेन स्लाइड पे आते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन WPI CPI हम आपको बता चुके हैं, क्या क्या डिफरेंस रहा है WPI और CPI में, और न्यू सीरीज ऑफ WPI हम आपको बता चुके हैं। जो बेस ईयर है वो WPI का, और WPI का जो बेस ईयर है वो 2004 और 5 है। क्या है? WPI का जो बेस ईयर है वो 2004 और 5 है और CPI का जो बेस ईयर है वो 2010 है। ध्यान रखिएगा, WPI का बेस ईयर 2004 एंड 5 एंड CPI का बेस ईयर 2010। अब देखिएगा हम बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन की। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? Another way to analyze inflation data is by looking at core inflation, which is generally a chosen measure of inflation that excludes the more volatile categories like food and energy prices. The main argument here is that the central bank should effectively be responsible to movements in present component of the price level rather than the temporary duration. देखिए एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम आपको बता दें यहाँ पर कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो बेसिकली कोर चीजों से जुड़ी हुई है। जैसे हमारी फूड की बात करते हैं, फूड और एनर्जी से रिलेटेड जो उसमें इन्फ्लेशन में राइज होता है दैट इज कॉल्ड हमारी कोर इन्फ्लेशन कहलाती है, उसका कोर पार्ट कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मेजर टू कंटेन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंटेन करने का जो मेजर है, पहला यहाँ पर आ रहा है मॉनेटरी मेजर। मॉनेटरी मेजर आ रहा है, दूसरा आ रहा है पेन ऑपरेशन, दूसरा आ रहा है वेरिएबल रिजर्व रेशियो, तीसरा चौथा है फिस्कल मेजर और फिर है पब्लिक बोरोइंग। हालांकि पब्लिक बोरोइंग की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्ट्स में हम आपको बता देना चाहेंगे कि कैसे कैसे इसको किया जा रहा है। मॉनेटरी मेजर की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन को देखिए, इन्फ्लेशन जब इतना अच्छा है, इतना बेहतर इन्फ्लेशन है कि इन्फ्लेशन के टाइम में आपका प्राइस भले राइज हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट भरा हुआ है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है मतलब, और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है इन्फ्लेशन। फिर इन्फ्लेशन खराब क्यों? जरा देखिएगा एक मिनट, हम आपको चार्ट पर ले जाना चाहेंगे। हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो देखिए हम आपको कुछ मेजरमेंट दिखा देते हैं। उन्हीं चीजों को मैं लेकर के आ रहा हूं जो सारी चीजें वहां पे थी। पहला यहां पर है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI, दूसरा है फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और तीसरा है कॉमन मैन एफर्ट, कॉमन मैन एफर्ट। समझिए जरा यहाँ पर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से भी कंट्रोल कर सकती है इसको, लेकिन कंट्रोल क्यों कर रही है, जरूरत क्या है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? हम आपको बता चुके हैं इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है जब मार्केट में क्या कंडीशन बन जाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाता है, भले प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है लेकिन सबके पास पैसा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो कंडीशन हम आपको बता दें कि इन्फ्लेशन की एक और कंडीशन है कि अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब होता चला जाता है। ये इन्फ्लेशन की सबसे खतरनाक कंडीशन है। एक छोटा सा एग्जांपल उठाना चाहेंगे, 2008 में जिम्बाब्वे कंट्री का नाम आपने सुना होगा, वहां के जो प्रेसिडेंट मिस्टर रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने
उनके समय में कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन आया, जबरदस्त इन्फ्लेशन आया और इन्फ्लेशन रेट जो है वो आपका 2 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गया। 2 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गया। कितने परसेंट तक इन्फ्लेशन पहुंच गई? 2 करोड़ 20 लाख तक इन्फ्लेशन पहुंच गई और इस हाई इन्फ्लेशन रेट के कारण वहां पे $1 ट्रिलियन का नोट छापना पड़ा। $1 ट्रिलियन का नोट छापना पड़ा। $1 ट्रिलियन की बात करें, 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, एक लिख करके आप 12 जीरो लगा दीजिए। $1 ट्रिलियन का नोट छापना पड़ा। जिम्बाब्वे की कंडीशन ये हो गई कि कोई भी सामान $1,00,000 2 लाख रुपए के नीचे नहीं रहा। बच्चे को टॉफी भी खरीदनी है तो वो $1,00,000 रुपए के नीचे टॉफी नहीं थी उस टाइम। दैट इज द कंडीशन। तो ये कंडीशन जो इन्फ्लेशन की होती है बहुत खतरनाक कंडीशन है, हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन है और ऐसी कंडीशन को रोकने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसके जो मेजरमेंट है वो आपके हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉमन मैन ऑफ फंड। देखिएगा जरा मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे कंट्रोल किया जाएगा, समझिएगा जरा। ऐसे टाइम पे सीआरआर हमें बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? ऐसे टाइम में जो एलएएफ है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उनको बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? ऐसे टाइम में सीआरआर और एलएएफ जो होता है इनको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। सीआरआर अगर बढ़ा दिया तो ज्यादा पैसा निकल के कहां चला जाएगा? आरबीआई के पास चला जाएगा। और अगर बैंक रेट, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट बढ़ाते हैं, हम रेपो रेट को अगर बढ़ाते हैं तो अब लोन लेना आरबीआई से क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब लोन महंगा बैंक को खुद मिलेगा तो वो कस्टमर को भी महंगा लोन बांटेगा, जिससे लोग कम लोन लेंगे और इससे मार्केट में मनी की सप्लाई क्या होगी? कम होगी। रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएंगे तो जो पैसा बैंक आरबीआई में जमा कर रहा है उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे टाइम में सेविंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट और टर्म डिपॉजिट पर जो होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है। ऐसे टाइम पर अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको हमेशा इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मार्केट का पैसा कहां चला जाएगा? मार्केट का पैसा आपका क्या नाम है, बैंकों तक चला जाएगा, जिससे कि उस पर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ज्यादा आपको मिलेगा, मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऐसे टाइम पर सबसे ज्यादा जो काम करता है वो टैक्सेस को बढ़ाता है। टैक्स को बढ़ा सकता है, न्यू टैक्स लगा सकता है, सेस लगा सकता है। सेस की अगर हम बात करें तो सेस आपको हम डिस्कस, इसको उपकर कहते हैं। जब बजट वाला पार्ट, पब्लिक फाइनेंस की बात करेंगे तो इस पार्ट को हम जरूर आपसे टच करेंगे कि क्या क्या चीजें ऐड होती हैं इसमें। और इसके बाद बात हम करते हैं कॉमन मैन एफर्ट की, आम आदमी के प्रयास की बात करते हैं। ऐसे टाइम में आम आदमी कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा सेविंग करके, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कम करे, कम से कम एक्सपेंडिचर करे और ज्यादा से ज्यादा सेविंग करे। और सेविंग कहाँ करे? बैंक में करे। ऐसी कंडीशन से मार्केट में मनी की सप्लाई कम होगी और आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है सर, आइए मेन स्लाइड पे आते हैं। देखिए सर, तो मॉनेटरी मेजरमेंट हमने आपको बताया, ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? सीआरआर को बढ़ाना चाहिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए। दूसरा आ जाता है पेन मार्केट ऑपरेशन। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड प्राइस बॉन्ड इन द ओपन मार्केट इन ऑर्डर टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी। ऐसे टाइम पर अगर हम पेन मार्केट ऑपरेशन की बात करें तो ऐसे टाइम में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो ज्यादा से ज्यादा सेल करेगा आरबीआई। तो जब लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेंगे तो उनके पास जो मनी है वो कहां तक पहुंच जाएगी? बैंक के पास पहुंच जाएगी, जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अगली बात करते हैं हम वेरिएबल रिजर्व रेशियो। इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द रिजर्वेशन। देखिए ऐसी कंडीशन होती है कि कुछ चीजों के लिए आरबीआई एक अपना काका बना करके रखती है, एक स्ट्रक्चर बना के रखती है और उन चीज का रिजर्वेशन करती है, रिजर्व करती है। जैसे ऑयल हो गया और गोल्ड हो गया, इनके प्राइसेस को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो ऐसी कंडीशन में जब इन प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता है तो वेरिएबल रिजर्व रेशियो के नाम से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ रेशियो जिनको पहले से वो रिजर्व करके रख लेती है। ठीक है, ऐसे टाइम में मार्केट में मनी की सप्लाई कम करना है तो ऑयल को हम स्टॉक कर लेंगे अपने पास। ऑयल उस टाइम सस्ता, ऑयल का हमने स्टॉक लगा लिया। तो ऐसी कंडीशन से हम मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं क्रेडिट राशनिंग पर। When there is a inflationary pressure, the state bank adopt the policy of credit rationing. जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो क्रेडिट राशनिंग की एक कंडीशन बनाई जाती है। राशनिंग का मतलब क्या होता है? राशन यानी कि राशनिंग की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसको अलग से मेंटेन करके रखते हैं। तो ऐसे टाइम में जब हम क्रेडिट राशनिंग की बात करें तो आरबीआई अपनी पॉलिसी बनाता है क्रेडिट राशनिंग से रिलेटेड, और उसमें जो मनी आपकी सेव करता है या मनी इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से मार्केट में मनी की सप्लाई कम होती है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो वो इंडिया के अंदर नहीं हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कहीं और से रिलेटेड है, जिससे कि मार्केट में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
और इसके बाद आ जाता है फिजिकल मेजर, फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड हमेशा याद रखिएगा, मॉनेटरी वर्ड कहीं यूज होता है तो आरबीआई से रिलेटेड है, फिजिकल वर्ड अगर यूज होता है तो आपका किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी में हमने आपको बताया टैक्स बढ़ाए जाएंगे और ये सारी चीजें की जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम, इन्फ्लेशन रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी और है, डिफ्लेशन, हाइपरफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन और इन्फ्लेशन हेज। अब देखिए ये क्या है, मैं चार्ट से आपको समझाना चाहेंगे। देखिए देखिए सबसे पहले हम आपको समझाना चाहेंगे रिफ्लेशन। रिफ्लेशन रिफ्लेशन का मतलब री इन्फ्लेशन, दोबारा इन्फ्लेशन। री कहीं भी लग गया तो उसका मतलब क्या होता है, दोबारा। तो रिफ्लेशन का मतलब है, रिफ्लेशन से रिलेटेड है ये कि दोबारा इन्फ्लेशन आ रहा है। तो दोबारा इन्फ्लेशन कब आएगा, समझिएगा, जब भी मार्केट में डिफ्लेशन की कंडीशन हो। डिफ्लेशन एक बार पहले हम इस पर डिफ्लेशन पे देख लेते हैं। डिफ्लेशन को मैं 2 मिनट ब्रेक करना चाहूंगा, पहले हम डिफ्लेशन से आपको बात करेंगे। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन क्या होता है देखिएगा, देखिए इस चार्ट से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि इस चार्ट को वेरिएट मत करिएगा आप, केवल हम समझने के लिए इस चार्ट को बना रहा हूं। डिफ्लेशन वो कंडीशन है जब मार्केट में डिमांड क्या होती है, गिर जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है। जस्ट अपोजिट द इन्फ्लेशन। अब जितना कुछ इन्फ्लेशन में हो रहा है उसको अपोजिट कर दीजिए। यही जो टाइम होगा वो आपको क्या कहलाएगा, डिफ्लेशन का टाइम कहलाएगा। इन्फ्लेशन में मार्केट की मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, डिफ्लेशन में मार्केट की सप्लाई क्या हो जाती है, मनी की सप्लाई घट जाती है। तो इन्फ्लेशन की जो उल्टी अवस्था है वही डिफ्लेशन है। Deflation is a condition when the supply of money decrease in the market. Deflation is the condition when the supply of money decrease in the market. मार्केट में मनी की सप्लाई गिर जाती है, और जब मनी की सप्लाई गिर जाती है तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और मनी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। अब मार्केट में मनी कम है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा है, उनको खरीदने वाला कोई नहीं है, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो प्रोडक्ट के प्राइस गिरेंगे और मनी की वैल्यू बढ़ेगी। उल्टी कंडीशन है आपकी इन्फ्लेशन की। अब देखिए जब ये कंडीशन बनेगी, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर आपसे पूछता है इकोनॉमी की सबसे वर्स्ट कंडीशन कौन है, तो वो डिफ्लेशन की कंडीशन है। अर्थव्यवस्था की जो सबसे बुरी स्थिति है वो डिफ्लेशन की कंडीशन है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि डिफ्लेशन के टाइम में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। डिफ्लेशन इज ए कंडीशन व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस वेरी फास्ट। डिफ्लेशन वो स्थिति है जब बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जाती है। ध्यान रखना है इस चीज का खास तौर पर, बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। अब देखिएगा जरा, बेरोजगारी बढ़ रही है तो फिर कैसे कंट्रोल किया जाए, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। फिर वही मेजरमेंट है, हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेशन, हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेशन। दो मेजरमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई और फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए दो तरीके से इसको कंट्रोल, इसमें आम आदमी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आम आदमी के पास पैसा ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मॉनेटरी पॉलिसी से क्या करेगा आरबीआई, ऐसे टाइम पर आरबीआई इस टाइम पर जो रेट्स है वो गिराएगा, सीआरआर को कम करेगा जिससे मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़े, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम करेगा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम करने से क्या होगा, लोन सस्ते हो जाएंगे, तो कस्टमर भी जो लोन बैंक से लेगा वो उसको सस्ती रेट पे मिलेगा। तो जब वो लोन लेगा तो मार्केट में मनी की सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसे टाइम में रेट्स गिराए जाएंगे। फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट में तहत ये क्या करेगा, ऐसे टाइम में गवर्नमेंट फिजिकल पैकेज प्रोवाइड कराता है। क्या करता है, फिजिकल पैकेज। जैसे हम बात करें 7 दिसंबर 2008 की, 7 दिसंबर 2008 वो दिन है जब भारत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ाने के लिए दिए थे। तो इस टाइप की जब फिजिकल पैकेज प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट, तो मार्केट में जो डिफ्लेशन की कंडीशन है कम होती है और मनी की सप्लाई बढ़ती है। तो ये कंडीशन होगी जब डिफ्लेशन हमारा ऐसी ऐसी सिचुएशन में आता है, और इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। क्लियर एवरीवन? अब हम जल्दी जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है रिसेशन। रिसेशन, RESS, रिसेशन। रिसेशन को हिंदी में कहते हैं आर्थिक मंदी।
रिसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? आर्थिक मंदी कहते हैं। आर्थिक मंदी कैसे आती है? देखिए, मार्केट की सिर्फ दो ही कंडीशन है, या तो इन्फ्लेशन या तो डिफ्लेशन। यही दो कंडीशन है मार्केट की। और यहाँ पर एक चीज हम आपको समझाना चाहेंगे, देखिएगा जरा, कि बाकी सब कंडीशन इन्हीं से डेवलप हो रही है। रिसेशन कहां से आ रहा है? देखिए, ये डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन, ठीक है। डिफ्लेशन के टाइम में डिमांड जो होती है वो गिर जाती है और जो सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है। डिफ्लेशन थोड़ा लॉन्ग टाइम चलता है, अब डिमांड क्या होगी? और गिर जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी? ये कांस्टेंट हो जाएगी। देखिए, डिमांड गिरी हुई है, सप्लाई बढ़ी हुई है, थोड़ी देर बाद डिमांड और गिर जाएगी, सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। जितना थोड़ा बहुत है वो हल्का फुल्का बिका, लेकिन नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा नहीं है। थोड़ा और टाइम डिफ्लेशन चलता है और डिमांड अब और गिर जाती है। अब जो सप्लाई है वो भी निगेटिव होना शुरू हो जाती है, और जब डिमांड और सप्लाई दोनों निगेटिव हो जाती हैं, ये कंडीशन आपकी रिसेशन की कहलाती है, आर्थिक मंदी की स्थिति कहलाती है, या डिमांड और सप्लाई दोनों गिर जाती हैं। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट ने इनकी डिफिनेशन दी है, अगर पॉल क्रूगमैन की बात करें और अदर जेम्स की बात करें, मिस्टर कीन्स की बात करें, इन लोगों ने जो इसकी डिफिनेशन दी है वो ये बताई है, इफ जीडीपी ग्रोथ रेट, नोट करिएगा जरा आप लोग, इफ जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन कॉन्टिन्यूअसली इन 2 क्वार्टर, सो दिस सिचुएशन इज नोन एज रिसेशन। अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट 2 क्वार्टर में लगातार गिरती चली जाती है तो ये सिचुएशन कौन सी कहलाएगी? रिसेशन की कहलाएगी। जीडीपी क्या होता है? आगे आने वाले नेशनल इनकम के टॉपिक में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। देखिएगा जरा, जीडीपी की अगर हम बात करें तो इसको 4, एक फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करते हैं आपसे, एक फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। 3 मंथ के 4 क्वार्टर। यहां से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 क्वार्टर होते हैं। सपोज करिए कि जीडीपी की ग्रोथ रेट क्वार्टर 1 में 7%, क्वार्टर 2 में 6%, क्वार्टर 3 में 5.5%। तो जब 2 क्वार्टर में जीडीपी की ग्रोथ रेट लगातार निगेटिव होगी तो ये कंडीशन किसकी कहलाएगी? रिसेशन की कंडीशन कहलाएगी। इफ जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन कॉन्टिन्यूअसली इन 2 क्वार्टर, सो दिस सिचुएशन इज नोन एज रिसेशन। आर्थिक मंदी के नाम से ये स्थिति जानी जाती है। क्लियर एवरीवन? अब देखिएगा जरा कि यहां पर एक चीज और क्लियर करना चाहिए। देखिए, डिफ्लेशन से ही रिसेशन की कंडीशन बनी है। रिसेशन की कंडीशन कोई स्पेशल नहीं है। रिसेशन डिफ्लेशन से हमने आपको बताया कि डिमांड और सप्लाई पर है। डिमांड क्या होती है? लगातार गिरती चली जाती है डिफ्लेशन में, और सप्लाई क्या होती है? पहले बढ़ी हुई होती है, फिर कांस्टेंट होती है, उसके बाद गिर जाती है। तो दोनों कंडीशन जब निगेटिव आ जाती है तो ये हमारी रिसेशन की कंडीशन है। और जो इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने डिफिनेशन दी है इसकी, वो ये दी है कि इफ जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन कॉन्टिन्यूअसली इन 2 क्वार्टर्स, सो दिस सिचुएशन इज नोन एज रिसेशन। आर्थिक मंदी के नाम से जाना जाता है। कुछ और टर्मिनोलॉजीज है इससे रिलेटेड जो भी हमने देखी थी कि रिफ्लेशन क्या होता है। आइए देखते हैं कि रिफ्लेशन क्या होता है। रिफ्लेशन की बात करते हैं। समझिएगा जरा, रिफ्लेशन क्या चीज है? री का मतलब होता है दोबारा। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो री का मतलब होता है दोबारा, और फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, दोबारा इन्फ्लेशन। ये दोबारा इन्फ्लेशन आ कब रही है? बेसिकली ये कंडीशन डिफ्लेशन की है। डिफ्लेशन के टाइम में क्या होता है? मार्केट में मंदी आ जाती है, मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाती है। इस मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पैकेज देती है। क्या देती है? गवर्नमेंट फिस्कल पैकेज देती है, और उस फिस्कल पैकेज से मार्केट में हल्का सा इन्फ्लेशन आ जाता है, और वही इन्फ्लेशन आपका रिफ्लेशन कहलाता है। देखिए, सपोज करिएगा ये मार्केट है हमारी, और इस मार्केट में बहुत कम पैसा है, मनी की सप्लाई बहुत कम है। अब मनी की सप्लाई कम है तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करेगा? फिजिकल पैकेज दे देगा। फिजिकल पैकेज देने से मार्केट में मनी की सप्लाई कुछ हल्की फुल्की बढ़ जाएगी, हल्की फुल्की मनी की सप्लाई बढ़ेगी, और जब ये हल्की सी मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो जो स्लाइट इन्फ्लेशन मार्केट में स्लो करेगा वही आपका रिफ्लेशन कहलाएगा। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। रिफ्लेशन की हम बात कर रहे हैं। सपोज करिए इन द एज ऑफ डिफ्लेशन,
डिफ्लेशन के टाइम में, इन द एज ऑफ डिफ्लेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड सम फिस्कल पैकेज टू कंट्रोल द इकोनॉमी. In the age of deflation, government provides some fiscal package to control the economy. Through this package, market got some liquidity, and this liquidity situation is known as reflation. ये reflation के नाम से situation जानी जाएगी. Clear everyone? अब जल्दी समझ आते हैं अगले पॉइंट पर. That is called stagflation. Stagflation. स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. पहला स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन, और दूसरा है इन्फ्लेशन. एक आपका स्टैग्नेशन है और दूसरा इन्फ्लेशन है. स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन को मिला करके आपका ये स्टैगफ्लेशन वर्ड बना हुआ है. यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि अगर किसी एक इकोनॉमी में एक सेक्टर बढ़ता चला जा रहा है और एक सेक्टर रुका हुआ है तो ये कंडीशन आपकी स्टैगफ्लेशन कहलाएगी. आप चाहे तो नोट कर सकते हैं. इन एन इकोनॉमी वन सेक्टर इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड अनदर सेक्टर इज स्टैग्नेटेड, सो दिस सिचुएशन इज नोन एज स्टैगफ्लेशन. ध्यान रखने की बात है कि किसी एक इकोनॉमी में एक सेक्टर बढ़ता चला जाए, दूसरा सेक्टर रुक जाए. सपोज करिए सर्विस सेक्टर जो है वो आज से 10 साल पहले 26% पे था और आज 59% पर है, यानी दुगने से ज्यादा हो गया है. तो ये कंडीशन किसकी है? इन्फ्लेशन की है. और सपोज करिए कि अगर प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आज से 10 साल पहले वो 4% पे था और आज भी 4% पे है. तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई? स्टैगफ्लेशन की कंडीशन हो जाएगी कि एक सेक्टर रुका रहे और दूसरा सेक्टर डबल से भी ज्यादा हो जाए. ये सिचुएशन मैंने आपको एक डाटा के बेस पे काल्पनिक बताया है, इसको एग्जैक्ट मत मानिएगा. ये समझाने के लिए मैंने डाटा यूज किया है कि एक सेक्टर बढ़ता चला जाए और एक सेक्टर रुक जाए. ये कंडीशन आपकी स्टैगफ्लेशन की होगी. लेकिन इसका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा. वो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वहां पर ये देगा. आप नोट करिए प्लीज, ये सिचुएशन नोट करिए. इन्फ्लेशन विद रिसेशन इज नोन एज स्टैगफ्लेशन. हमेशा याद रखिएगा, आर्थिक मंदी के साथ में अगर आपकी इन्फ्लेशन वृद्धि दर बढ़ती चली जा रही है तो ये कंडीशन स्टैगफ्लेशन की है. ऐसा आईबीपीएस ने भी अपने एग्जाम में पूछा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. इन्फ्लेशन विद रिसेशन इज नोन एज स्टैगफ्लेशन. क्लियर एवरीवन? और हम जल्दी से आ जाते हैं अपनी मेन स्लाइड पर. ठीक है, तो ये हो गया. अब जो सबसे मेन चीज सामने आ रही है, आरबीआई अनाउंस स्कीम फॉर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड 2013-14. जैसा कि यहां पर क्लियर है, आरबीआई ने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड 2013-14 के लिए जून में प्रेजेंट किए थे. इन्होंने कहा है कि गोल्ड को खरीदने से ज्यादा फायदा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को खरीदने पे होगा क्योंकि इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही थी और उसको वेरिएट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड लाया गया था. और हम आपको एक चीज और बता दें कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो है वो अभी तक दो आ चुके हैं. एक पहला जो आया था वो WPI पर आया था और जो करंट इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आया है वो CPI पे आया है. आप जान रहे हैं भारत में WPI और CPI पे दोनों पर इन्फ्लेशन मेजरमेंट किया जा रहा है. तो पहला जो आया था वो WPI पर और दूसरा जो आया था वो CPI पर आया था. और इसके तहत अलग अलग सिस्टम दिया गया है कि जो मेच्योरिटी है इसके बारे में बताया गया 10 ईयर्स के लिए ये बॉन्ड्स है. और अगर इसकी बात करें कि इशुएंस साइज, इसका साइज कितना होगा, तो एक लॉट जो है वो 1000 से 2000 करोड़ तक का था और पूरा जो साइज होगा वो 12000 से 15000 करोड़ तक का 2013-14 में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड बांटे जाएंगे. और इशुएंस डेट के बारे में अलग अलग है कि फर्स्ट सच ट्रेंच विल बी इश्यूड ऑन द June 4, 2013. द सेम वुड बी इश्यूड रेगुलेटरी थ्रू ऑक्शन, यानी कि नीलामी के थ्रू इसकी बोली लगाई गई है. ऑक्शन ऑन द लास्ट थर्सडे each subsequent month during 2013 and 14. तो जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है वो मैं आपको बता चुका हूं, WPI पर भी आ चुका है, CPI पे भी आ चुका है. इसकी ज्यादा डिटेल आप नेट पर और बुक्स में सर्च कर सकते हैं कि क्या क्या चीज है. हालांकि बहुत डीप में आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पहला जो बॉन्ड शो किया गया वो आपका कौन सा था? इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो था वो WPI पे था, जो करंट में आया है वो CPI पर है. अब जल्दी से हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं. देखिएगा जरा. देखिएगा, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कौन सा काज है? तो इसमें हमें सीधे दिख रहा है फोर्थ आंसर, इंक्रीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यानी जब
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाएगा तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाएगा, यानी डिमांड ज्यादा बढ़ा दी लोगों ने, जैसा कि हम डिस्कशन कर चुके हैं आपके साथ में। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन कॉम्बेटिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो इसके लिए भी हम आपको बता दें कि जो कॉम्बेटिंग इन्फ्लेशन है वो पहले और सी को मिला के मिलेगा बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड मोर इफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन दोनों को मिलाकर के हमारे यहाँ कॉम्बेटिंग इन्फ्लेशन का एक सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। When there is inflation in some commodities and deflation in other, it is a condition of, देखिएगा दिखाई पड़ रहा है सीधे हमको, this is the condition of stagflation। stagflation की कंडीशन है जब when there is a inflation in some commodities and stagflation deflation other is, it is a condition of stagflation कहलाएगी, इसके फ्लेशन की कंडीशन बनेगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम आते हैं द यूज ऑफ डिफ्लेशन इज लेक ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो गई है और गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी हुई, जैसा कि अभी पीछे हम आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं। देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर टू कंट्रोल डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का इसमें कौन सा मेजर नहीं है। तो आपको हम सीधे से बता दें क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन जो वर्ड यूज हो रहा है, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन इससे रिलेटेड नहीं है, बाकी जितनी चीजें हैं वो आपकी सब क्या हो जाएंगी इसमें यूज है। क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन क्या है ये जब हम कैपिटल मार्केट में आपसे डिस्कशन करेंगे तो इसका मुद्दा जरूर उठाया जाएगा, और बाकी जितनी चीजें हैं पेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, redistribution of income, deficit financing, these all the part to control the deflation in the market. Next question देखते हैं हम। When the government impose physical and monetary controls to check open inflation, it is known as suppressed inflation। यानी कि suppressed मतलब किसी चीज को दबा देना। तो जब भी कंडीशन बनेगी the government impose physical and monetary controls to check open inflation, it is known as suppressed inflation। That is the ये suppressed inflation की एक कंडीशन कहलाएगी। Clear everyone? देखिए द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज आर, इन्फ्लेशन के कॉज इसमें से क्या क्या है तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से एक ही टाइप है जो इन्फ्लेशन का हमें मिल रहा है, लैक ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये इसकी आपकी डिफ्लेशन की कंडीशन हो जाएगी कि डिफ्लेशन की कंडीशन क्या है, मनी की सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है और ये चीजें ज्यादा हो रही है। और इसके साथ एक चीज और देख लेते हैं, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द, इंडिया में इन्फ्लेशन किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो अभी हम आपसे डिस्कशन कर चुके हैं कि WPI और CPI दोनों है, लेकिन यहां पर जब भी आंसर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम सिर्फ WPI को बेस मानेंगे, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है पहला क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेशन रिफर्स टू, डिफ्लेशन किस चीज को रिफर कर रहा है, द जनरल डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ वेरियस कमोडिटीज एंड सर्विसेज, यानी कि जो कमोडिटीज और सर्विसेज उनके प्राइस क्या हो रहे हैं, लगातार गिरते चले जा रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि इनको खरीदने वाला कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए उसके प्राइसेस गिर रहे हैं। दूसरा कंडीशन है व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो हमने आपको बताया था, इन्फ्लेशन विद रिसेशन। अभी हमने आपसे डिस्कशन किया कि जब इन्फ्लेशन रिसेशन के साथ आता है तो वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, आपकी स्टैगफ्लेशन की कहलाती है। क्लियर एवरीवन?